डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना एक कोट है जीडू कृष्णमूर्ति का, इट इज़ नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू ए प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। क्या मतलब है, पहले छोटी भाषा में बताता हूँ, मतलब सिंपल भाषा में। सोसाइटी अगर बीमार है और अगर देखो आप उस बीमार सोसाइटी में परफेक्टली एडजस्ट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो सेहत है वो ठीक है। समझ गए? जैसे आज के समाज में ना सुपरफिशियल सक्सेस को सक्सेस माना जाता है, जैसे मटेरियलिज्म है, कंपटीशन में आगे रहना, सेल्फिश होना, इन सबको नॉर्मल मान लिया गया है। अगर इंसान बिना सोचे इन चीज़ों में एडजस्ट हो जाए तो फिर देखो वो हेल्दी नहीं है, वो बीमार ही है। मतलब बीमार सोसाइटी में एडजस्ट करना ये नहीं दिखाता कि आपकी सेहत ठीक है। कभी कभी रिबल बनना, क्वेश्चनिंग करना भी हेल्दी साइन दिखाता है। जैसे हिटलर जब यहूदियों पे अत्याचार कर रहा था तो जर्मनी में जो बहुत सारे लोग थे वो नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, लेकिन ये उनके हेल्दी होने का संकेत नहीं था, ये उनके इनसेंसिटिव होने का संकेत था कि वो बीमार थे, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। जैसे आज के समय में सोशल मीडिया पे हम देखते हैं हर कोई लाइक्स इंक्रीज़ करने के चक्कर में पड़ा है, फॉलोअर्स बढ़ाने में लगा है। रील्स के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। करप्शन के मामले में जैसे लोगों ने करप्शन को अपना लिया है, चलता एटीट्यूड। समझ गए? क्लाइमेट चेंज से संबंधित लोगों में इग्नोरेंस है, धीरे धीरे अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन लोगों में कुछ भाव ही नहीं आ रहा है अर्थ को बचाने के प्रति। एजुकेशन सिस्टम में देख लो, रट्टा लगवाना हमारे देश में नॉर्मल हो गया है। तो लोग ऐसा लगता है इन चीज़ों को एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को इन चीज़ों के साथ एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। आप क्वेश्चंस उठाओ। कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि मैं ये नहीं बोलता कि आप समाज से लड़ते रहो, वो कह रहे हैं कि आप समाज को पहले ऑब्जर्व करो, बिना सोचे समझे एडजस्ट मत हो समाज में, देखो तो सही समाज में चल क्या रहा है। तो ये पूरा कोट है। अब देखिए कौन कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला इंडियन रेलवे से संबंधित, दूसरा आर्बिट्रेशन से संबंधित और तीसरा क्लीन एआई से संबंधित। ये नहीं डिस्कस करेंगे, इसकी जगह इंडियन रेलवेज वाला डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडियन रेलवेज से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूँ। 1991 में ना हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ना इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। उस समय देखो इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। थकने का मतलब लाइसेंस राज पहले हुआ करता था, जिसने ना बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा बंदिशें लगा के रखी थी। कोई भी बिजनेस ओपन करने के लिए पहले लाइसेंस लो, तो बिजनेस ओपन ही नहीं हो पा रहे थे। हर काम के लिए सरकारी परमिट चाहिए होता था, और इसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ना, जैसे देखो बीएसएनएल है, एयर इंडिया है, बीएचईएल है, सब इनएफिशिएंट हो गई थी। इनएफिशिएंट क्यों? क्योंकि देखो इन सरकारी पीएसयूज का ना कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं। तो देश में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए ना, तो फिर प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे देश में एयरपोर्ट्स जैसे देखो मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, इन सब का एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो गया। आज आप ना इन सब एयरपोर्ट्स की कंडीशन देखिए, कितनी बढ़िया कंडीशन है। पहले के देखो जो एयरपोर्ट्स हुआ करते थे वो भी रेलवे स्टेशंस की तरह गंदे हुआ करते थे, भीड़ भाड़, खटारा सिस्टम। लेकिन आज के एयरपोर्ट्स साफ, मॉडर्न, एफिशिएंट, वर्ल्ड क्लास के बन गए हैं। लेकिन देखो बात वही है, जहां एयरपोर्ट्स की हालत इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, लेकिन एक सेक्टर जिसका नाम है इंडियन रेलवेज, वो देखो वैसे का वैसा ही है। वंदे भारत और कुछ नए स्टेशंस का इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है, मतलब वंदे भारत ट्रेन चली हैं, कुछ नए रेलवे स्टेशंस रिनोवेट हुए हैं, मतलब पुराने स्टेशंस को रिनोवेट किया गया है। पर असली ग्राउंड रियलिटी देखो कुछ और ही कहानी बोलती है। मतलब 1970s में जो ट्रेन्स का स्टेटस था ना, आज वही स्टैंडर्ड्स हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, सेफ्टी आज भी उतनी बेहतर नहीं है, क्लीनिनेस सब आउटडेटेड है, साफ सफाई उतनी बढ़िया नहीं मिलती आपको, वो पान के थूके हुए धब्बे ये सब देखने को मिलेगा।
इन सब का रीज़न जानते हो क्या है? इन सब का रीज़न है मोनोपोली। आज के समय में देखो, रेलवे में ना सरकार की ही मोनोपोली है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। आप रोड्स में देखो, बस सर्विस प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। एयरलाइंस में देखो, पहले एयर इंडिया थी, लेकिन अब सरकार ने एयर इंडिया को भी बेच दिया, तो सभी जो एयरलाइंस हैं प्राइवेट हैं। बट रेलवेज में एक ही मालिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सोचिए, देखो करोड़ों पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं एक दिन में, फिर भी स्टेशंस पे हालात कैसे हैं, भीड़ होती है। अभी कुंभ के मामले में हमने देखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई थी, लोग मर गए थे। आप मेजर रूट्स की हालत देखिए आज, जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली इलाहाबाद, ये जो मेजर रूट्स है ना, टिकट हासिल करना बहुत मुश्किल है। मतलब रिजर्वेशन से टिकट हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर आपको टिकट मिल भी गया ना रिजर्वेशन का, तो फिर कोई गारंटी नहीं आपको अपनी सीट मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को टिकट मिलती नहीं, इसलिए वो टिकटलेस ट्रैवल करने लगे हैं। थर्ड एसी में आपने देखा होगा, बिना टिकट यात्रा करने वालों की भीड़ आ जाती है, और जिन लोगों ने अपनी रिजर्वेशन से टिकट हासिल किया है उनको भी खड़ा कर दिया जाता है काफ़ी बार। तो ऐसा बहुत कॉमन हो रहा है। क्यों? क्योंकि टिकट लेना ही मुश्किल है, सीट्स ही नहीं है। और यहाँ पे देखो एक शॉकिंग न्यूज़ जानते हो क्या है? अभी ना रेलवेज का जो ऑपरेटिंग रेशो है ना, वो देखो 98% के आसपास है। मतलब ऑपरेटिंग रेशो का मतलब है कि अगर 100 रुपये कमाए तो 98.43 रुपीज़ खर्च कर दिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए रुपया बचता है ₹1.57। इसका मतलब देखो ये है, ज़्यादा पैसा जो रेलवेज का खर्च होता है ना, वो रिपेयर्स पे, मेंटेनेंस पे, स्टाफ की सैलरीज पे, पेंशन्स पे, इन सब चीज़ों पे खर्च होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं होता है। तो कैसे फिर नई लाइंस बिछेंगी, कैसे नई ट्रेन्स चलेंगी? टिकट का रेट देखो, ये बात माननी पड़ेगी, हमारे देश में टिकट का रेट काफ़ी कम है। इन्फ्लेशन के हिसाब से टिकट के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। रेलवेज में 57% ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ टिकट से रिकवर होता है। हमारे देश में जो ये पैसेंजर ट्रेन्स है ना, ये ज़्यादातर घाटे में ही चलती हैं। आप पूछोगे पैसा कहाँ से आता है? जो मालगाड़ियाँ हैं ना, फ्री ट्रेन्स हैं, वहाँ से रेलवे को जो प्रॉफिट होता है ना, वो डाइवर्ट किया जाता है पैसेंजर ट्रेन्स को चलाने के लिए। लेकिन देखो इससे होता क्या है, फ्री ट्रेन्स का जो प्राइस है ना, वो रेलवेज ने काफ़ी हाई रख रखा है। इस वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वो रोड से सामान भेजना ज़्यादा बेहतर समझती हैं बजाय रेलवेज़ का यूज़ करके। तो आप देखोगे हमारे देश में रेलवेज़ के थ्रू कम सामान इधर से उधर जाता है, जबकि दूसरे देशों में, यूएस जैसे देशों में, रेलवेज़ के थ्रू सामान इधर से उधर काफ़ी ज़्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में फ्रीट प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। फ्रीट प्राइसेस इसलिए हाई हैं क्योंकि जो फ्रीट मूवमेंट में प्रॉफिट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है पैसेंजर ट्रेन्स को चलाने के लिए। लेकिन देखो हाईवेज़ के थ्रू सामान जाता है ट्रक्स पे, तो इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और एक चीज़ बात यहाँ पे ना सेफ्टी की भी है। सेफ्टी इश्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम रेलवेज़ में एक्सीडेंट्स की खबरें सुनते रहते हैं। रीज़न क्या है? एक तो ट्रैक्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, सिग्नल सिस्टम काफ़ी ओल्ड है, मेंटेनेंस के इश्यूज़ रहते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इन सब का उपाय क्या है? उपाय देखो ये है, विवेक देब्रॉय कमेटी ने ये बोला था, आप ना रेलवेज़ को रिफॉर्म करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आओ। 1990s में जैसे रिफॉर्म्स हमारे देश में आए थे ना, एलपीजी रिफॉर्म्स, वैसे ही रिफॉर्म्स की आज इंडियन रेलवेज़ को आवश्यकता है। अभी छोटा छोटा जो सुधार लाती है ना सरकार रेलवेज़ में, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो जैसे नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को हिला दिया था ना 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, वैसे ही ज़बरदस्त रिफॉर्म को लाने की आवश्यकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो आज भी रेलवेज़ का जो माइंडसेट है ना, वो ब्रिटिश ईरा जैसा है। आप देखोगे रेलवेज़ के पास में ना शहरों में बहुत प्रीमियम ज़मीन पड़ी होती है, लेकिन उस प्रीमियम ज़मीन पे क्या होते हैं? सरकारी बंगलोज, स्टाफ क्वार्टर्स, स्कूल्स, मतलब प्रीमियम प्रॉपर्टी पे ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इतना प्रीमियम लैंड है लेकिन फिर भी वो वेस्ट हो रहा है, उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। सॉल्यूशन क्या है? राइटर सॉल्यूशन ये बोलते हैं, आप ना हाईवेज़ जैसा मॉडल अपनाओ। जैसे हाईवेज़ पे ना आपको पता है किसी कंपनी ने हाईवे बना दिया, अब उस पे ना फिर वो कंपनी कुछ समय के लिए टोल वसूलती है वो सरकार का, लेकिन उस कंपनी के द्वारा फिर टोल वसूला जाता है कुछ समय के लिए ताकि उसकी भरपाई हो सके।
तो उसी प्रकार से देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ओन कर सकती है, सरकार रेलवे ट्रैक्स को ओन करे, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज ट्रेन वहां पे चलाए वो सरकार को चार्जेस दे। तो जैसे टोल दिया जाता है हाईवे पे, वैसे ही रेल चलाने पे भी सरकार को टोल दिया जाए। इस प्रकार का सिस्टम आना चाहिए। इससे ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी रेलवेज में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब भी आती है ना, एफिशिएंसी लेके आती है, एक्सपर्टीज लेके आती है, इन्वेस्टमेंट लेके आती है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए तो एक चीज़ का ख्याल जरूर रखा जाए, टिकट के दाम एकदम से महंगे नहीं होने चाहिए। थोड़ा बैलेंस इस्टेब्लिश करना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब लोगों का ट्रैवल करना ही डिफिकल्ट हो जाए। देखो हमारे देश में ना लोग पे करने को तैयार हैं। जैसे वंदे भारत ट्रेन्स हैं, अगर चली, टिकट ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, फिर भी लोग ट्रैवल करते हैं। लोग पैसा देने को तैयार हैं अगर फैसिलिटीज़ मिले तो। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए जो इतना पैसा नहीं दे पाते, तो उनके लिए ट्रेन्स बंद नहीं होनी चाहिए और प्राइस एकदम से नहीं बढ़ने चाहिए। ये बात राइटर रखते हैं। राइटर बोलते हैं आप ना इंडियन एयरलाइंस का एग्जाम्पल लो, एविएशन इंडस्ट्री का। 2000 के बाद इंडिया में ना इतनी सारी प्राइवेट एयरलाइंस आई, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर। रिजल्ट क्या निकला? टिकट सस्ते हो गए, सर्विसेज अच्छी हो गई, कनेक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी हो गई। आज हमारे एयरपोर्ट्स जो है ना, जब से प्राइवेटाइज हुए हैं, कई सारे ग्रुप आ गए हैं, जैसे GMR ग्रुप, अदानी। तो फिर देखो एयरपोर्ट्स पे इतनी साफ सफाई, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रेलवे स्टेशन पे भी ये सब किया जा सकता है अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो। पहले एयरपोर्ट्स की हालत खस्ता थी, सिर्फ एयर इंडिया हुआ करता था। बहुत एयर इंडिया कितने साल घाटे में चला, पुअर सिचुएशन थी। लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, इंडिगो, विस्तारा, ये कितना बढ़िया चल रहे हैं। विस्तारा तो चलो एयर इंडिया में मिल गई अभी, तो वैसा ही रेलवेज में भी हो जाएगा। राइटर चाइना का एग्जाम्पल देते हैं, किस प्रकार से चाइनाज ने ना अपने रेलवेज की शकल बदल के रख दी। जब चाइना और इंडिया दोनों आज़ाद हुए थे ना, चाइना के पास में सिर्फ 25,000 किलोमीटर की लाइन थी। हमारे पास तो उस समय 64,000 किलोमीटर के आसपास की लाइन थी। बट आज देखो चाइना के पास तो 1.5 लाख किलोमीटर की लाइन है, हमारे पास तो बिल्कुल, हम शायद 10,000 ही आगे बढ़े हैं। तो चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया रेलवेज के मामले में। हमें चाइना से लेसन सीखना चाहिए। उन्होंने ना नॉन कोर जो फंक्शंस है ना, जैसे रेलवेज की स्टाफिंग, हॉस्पिटल्स, वो सब अलग कर दिए और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे ट्रैक्स, सिग्नल्स, इनमें चाइना वाले इन्वेस्टमेंट लेके आए, इन चीज़ों को मॉडर्नाइज किया गया। अब देखो सरकार बुलेट ट्रेन चला रही है, लेकिन एक बुलेट ट्रेन चलने से बाकी रेलवेज का सिस्टम नहीं सुधरेगा। तो हमें ओवरऑल रेलवेज को प्राइवेटाइज करके सुधारना होगा। हमारे पास में अभी मौका है, अभी हम रिफॉर्म नहीं लेके आए तो चाइना जैसा स्टैंडर्ड हासिल करने में हमें 10 को लग जाएंगे। तब तक देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होगी। इसलिए अभी रेलवेज को प्राइवेटाइज करना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, देश में आर्बिट्रेशन के बारे में है। अपना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मैं ना आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लो दो बिजनेसेस हैं, दो कंपनीज हैं, X, Y। दोनों के बीच में ना आपस में झगड़ा हो गया। अब देखो दोनों कंपनीज अगर कोर्ट जाएंगी तो सालों लग जाएंगे केस खत्म होने में। बट दोनों कंपनीज को चाहिए जल्दी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकल के आता है आर्बिट्रेशन का, कि आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवा लो, जल्दी हो जाएगा। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक प्राइवेट जज को अपॉइंट किया जाता है। वही देखो दोनों जो कंपनीज हैं उनके व्यूज़ को सुनेगा या सुनेगी और उससे संबंधित फैसला दिया जाएगा। और जो भी डिसीजन होता है ना आर्बिट्रेशन में, वो दोनों पे बाइंडिंग होता है। लेकिन अगर किसी पार्टी को लगता है कि आर्बिट्रेशन अच्छे से नहीं हुआ है, रीजनड आर्बिट्रेशन नहीं है, मतलब प्रॉपर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो नहीं दिए गए हैं किसी एक के पक्ष में फैसला देने के लिए, तो फिर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है आर्बिट्रेशन को। और आर्बिट्रेशन का जो फैसला होता है उसे बोला जाता है आर्बिट्रल अवॉर्ड। तो ये हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब देखो एक तरफ इंडिया ना ग्रो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल डील्स हो रही हैं, और जहाँ बिजनेसेस होते हैं आपको पता है डिस्प्यूट्स वहाँ सामने आते ही हैं, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आर्बिट्रेशन की जो डिमांड है वो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कोर्ट सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, केसेस की लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है और कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी सोल्व करना ज़रूरी होता है। इसलिए सरकार के द्वारा भी आर्बिट्रेशन को प्रमोट किया जा रहा है। बट क्वेश्चन ये है, क्या हम
वाकई में ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब बन पाए हैं अभी तक? इसका आंसर है बिग नो, नहीं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। कमियां क्या हैं उनकी भी हम बात करेंगे। देखो, लोग कहते हैं कि कानून में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, लोग कहते हैं कोर्ट का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए आर्बिट्रेशन में। बट देखो, सबसे बड़े जो प्लेयर हैं ना इंडिया में, सबसे बड़े प्लेयर जो रुकावट हैं जिसकी वजह से इंडिया अभी आर्बिट्रेशन का हब नहीं बन पाया है, सबसे बड़ी रुकावट है आर्बिट्रेटर। मतलब जो आर्बिट्रेशन करते हैं उनको इग्नोर किया गया है। क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ तो आर्बिट्रेशन में ह्यूमन कैपिटल की ही होती है। ह्यूमन कैपिटल में दोनों आ जाते हैं, एक तो आर्बिट्रेटर जो आर्बिट्रेशन करते हैं यानी जज, दूसरा आर्बिट्रेशन लॉयर्स यानी वकील भी जो आर्बिट्रेशन वाली कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं। दोनों की कमी है हमारे देश में, और कमी भी है लेकिन जो है उनकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाल ही में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी ये कहा कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, ग्लोबल मंचों पे हमारे जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो मिसिंग क्यों हैं। देखो, इसका एक रीज़न ये है, हमारे देश में जो आर्बिट्रेटर्स हैं ना वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ही होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे उनको एक्सपीरियंस है वो आर्बिट्रेशन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बट राइटर ये बोलते हैं, भाई कोर्ट का सॉल्यूशन ही तो आर्बिट्रेशन है। अगर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज आर्बिट्रेशन करने लगेंगे वो तो कोर्ट जैसा फैसला सुनाएंगे वो। और कई बार ये जो रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके फैसलों में रीजनिंग नहीं होती, भाई क्यों ये फैसला दिया जा रहा है। काफ़ी पुअरली रिटन फैसले होते हैं। तो पुअरली रिटरेशन जो आर्बिट्रल अवार्ड होते हैं उनको ईजिली कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो फिर इसलिए इंडिया के आर्बिट्रेशन सिस्टम पे लोगों का भरोसा नहीं है कि यार ना तो आर्बिट्रेटर अच्छे हैं, जो फैसला दिया जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है, उसमें काफ़ी सारी कमियां होती हैं, कोर्ट में इजीली चैलेंज हो जाता है, और लेट से भी आर्बिट्रल अवार्ड के फैसले आते हैं। क्योंकि रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना उन्हें आदत होती है मामला लटकाने की, तो मामला लटकाते हैं, इतना जल्दी आर्बिट्रल अवार्ड आता नहीं है, ये दिखते हैं। इवन देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ना 2024 में एक रिपोर्ट निकाली थी। उन्होंने इस रिपोर्ट में बोला कि इंडिया में ना आर्बिट्रेशन अभी काफ़ी कॉस्टली है, महंगा है, डिले होता है कोर्ट की तरह। जैसे मैंने बताया, अवार्ड्स काफ़ी पुअरली रीजन्ड होते हैं और ईजिली कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। तो क्लियर मैसेज यही है, जुडिशियल ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा आर्बिट्रेशन के लिए। हमें अच्छे आर्बिट्रेटर चाहिए, ऐसे आर्बिट्रेटर हमें चाहिए जिनको देखो लीगल नॉलेज हो, जो डिस्प्यूट का मैनेजर आसानी से बन सकें, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए। तो हमारे देश में जो आर्बिट्रेटर्स हैं ना उनको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस समझनी चाहिए, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की भी उन्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई बार ना किसी ट्रिब्यूनल में अलग अलग देशों के आर्बिट्रेटर बैठे होते हैं, तो आपस में रीजनिंग होती है, कन्विंसिंग होती है। तो हमारे देश के आर्बिट्रेटर्स को रीजनिंग और कन्विंसिंग नहीं आएगी दूसरे देशों के आर्बिट्रेटर्स के साथ में, तो कैसे काम चलेगा। और देखो, आर्बिट्रल अवार्ड लिखना भी एक आर्ट है, मतलब आर्बिट्रेशन में फैसला देना भी एक आर्ट है। कोर्ट जजमेंट जैसा नहीं लिखते उसमें, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, एक्सपर्ट्स की टेस्टिमोनी होती है, और फाइनेंशियल डैमेजेस का भी डीप एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें चाहिए, सीखनी होगी हमारे देश के आर्बिट्रेटर्स को, तब काम चलेगा। लास्ट में 2 सजेशन देते हैं राइटर। एक तो देखो, हमारे देश में ना आप डाइवर्स आर्बिट्रेटर्स का ना एक पूल क्रिएट करो, मतलब सिर्फ रिटायर्ड जजेस को मत लेके आओ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर, CA, फॉरेन लॉ एक्सपर्ट्स, सबको लाओ आर्बिट्रेटर बनने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्रीडिटेशन लाओ, मतलब ट्रेनिंग देके उनको मान्यता दो कि हाँ भाई ये बढ़िया है, इससे करवा सकते हो। आर्बिट्रेटर्स के लिए क्या होना चाहिए, कंपलसरी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सरकार को लाना होगा, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ग्लोबल एक्सपोजर उनको देना होगा, पीयर्स एक्रीडिटेशन चाहिए, साथ ही जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो अपनी राय व्यक्त कर सकें कि ये कैसे हैं आर्बिट्रेशन में। और ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना आर्बिट्रल जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनको लेनी चाहिए। ये सारा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। राइटर देखो, एक बात ये बोलते हैं, जो सिंगापुर, हांगकांग जैसी जगह है ना, वहाँ पे जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे जो आर्बिट्रेटर हैं वो हाईली ट्रेंड हैं और ग्लोबली रिस्पेक्टेड हैं। इवन जो लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है ना, वहाँ पे भी
आर्बिट्रेटर्स का सिलेक्शन बहुत टफ होता है। तो इंडिया में जब वो स्टैंडर्ड्स आएंगे तभी तो इंडिया आर्बिट्रेशन का हब बनेगा। हमारे देश में अभी वो स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं आर्बिट्रेशन के, तो कैसे हब बनेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, क्लीन एआई से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1990s के बाद में ना वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन किस चीज़ का? पहले कंप्यूटर्स आए, फिर इंटरनेट आए, फिर एआई आ गया। एआई का मतलब आप सबको पता है, सिंपल शब्दों में जब मशीन देखो सोचने लगे और डिसीजन लेने लगे। जैसे देखो चैट जीपीटी है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, या फिर आपका जो फ़ोन है वो फेस से अनलॉक हो जाता है। ये सब एआई के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो एआई बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा तो दिमाग चाहिए, ये बात तो सच है, दिमाग चाहिए एआई बनाने के लिए, लेकिन साथ में डेटा और इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। और देखो यहीं से शुरू होता है हमारा मेन मुद्दा, जो कि है एआई डेटा सेंटर। ऐसे सेंटर्स जो डेटा को ट्रेन कर सकें, डेटा की प्रोसेसिंग कर सकें। समझ गए? डेटा सेंटर्स मतलब वो वेयर हाउसेज जहाँ पे कंप्यूटर्स 24/7 काम करते हैं, सर्वर्स लगे होते हैं, कूलिंग सिस्टम होते हैं, और बहुत ज़्यादा बिजली इन सब चीज़ों में खर्च होती है। आईएमएफ ने ना कुछ समय पहले एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये बोला गया कि एआई के जो फ़ायदे हैं ना वो इन्वायरमेंटल के नुकसान से ज़्यादा है। सिंपल शब्दों में बोलूँ, अगर एआई से 100 रुपये का फ़ायदा होता है तो इन्वायरमेंट को 20 रुपये का नुकसान होता है, यानी अल्टीमेटली एआई से 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इसलिए देखो एआई और सस्टेनेबल ग्रोथ एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। समझ गए? और आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में देखो ये भी बोल दिया कि जो देश रिन्यूएबल एनर्जी में स्ट्रोंग है ना, उनके लिए एआई जब डेवलप होगा तो इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आपके देश में जो एआई डेटा सेंटर्स हैं ना, वो अगर देखो सोलर एनर्जी से चलते हैं तो जाहिर तौर पे पोल्यूशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज का प्रेशर भी कम होगा। अब इंडिया का एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी तक देखो इंडिया के ना एआई डेटा सेंटर्स बहुत लार्ज स्केल पे हैं नहीं, सही बताएं तो। स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना, वो देखो सपोर्ट कर रही है इंडिया एआई मिशन के थ्रू, इतने बड़े स्केल पे लेकिन नहीं है। पर फिर भी देखो हमें ना अभी से रिन्यूएबल एनर्जी को एआई के साथ में इंटीग्रेट करना होगा। जो इंडिया एआई मिशन है ना, वो एक नेशनल प्लान है। गवर्नमेंट ने ना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है इस इंडिया एआई मिशन के थ्रू। और पेरिस में जब एआई समिट हुआ था ना, तो उसमें इंडिया ने ये बोला था हम एआई को ना रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दूं, कुछ इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली सोलर और विंड एनर्जी खरीद रही हैं। किसके लिए? सिर्फ अपने डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए। समझ रहे हो? आज के समय में देखो एआई जो डेटा सेंटर्स हैं कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगे हैं। इससे पता लगता है कि आईएमएफ ने ना हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली थी, सिर्फ यूएस में ना एआई के एक्सपेंशन की वजह से ना इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस 9% तक बढ़ सकते हैं। मतलब कि एक कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में 9% का जंप सिर्फ एआई की वजह से। अगर देखो हम थर्मल पावर से डेटा सेंटर्स चलाएंगे तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए देखो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल एक नया आइडिया निकल के आ रहा है, कैप्टिव रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल भाषा में बोलूँ, अपने जो डेटा सेंटर्स के पास में अपना सोलर पावर प्लांट या फिर जो विंड प्लांट होता है वो होना। कोई कंपनी है डेटा सेंटर चला रही है, डेटा सेंटर को चलाने के लिए खुद ही साथ डेटा सेंटर के साथ में एक सोलर प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया, या फिर विंड वाला जो प्लांट है वो इस्टेब्लिश कर दिया जिससे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वहीं से ये रिन्यूएबल एनर्जी साथ के साथ प्रोड्यूस होगी और वही इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाएगी डेटा सेंटर चलाने में। तो इसको बोलते हैं कैप्टिव रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब डेटा सेंटर चलाने के लिए खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का प्लांट। यहाँ पे रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं तो रिन्यूएबल प्लांट। जैसे सिंपल सी बात है, स्कूल में लाइट चली जाती है, जब स्कूल के पास में अपना जनरेटर होता है ना, तो ये ठीक वैसा ही है, खुद का जनरेटर लेकिन रिन्यूएबल वाला। अब कुछ कंपनीज ऐसा कर रही हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने अपने डेटा सेंटर्स चलाने के लिए ना रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित फार्म्स खरीदे हैं।
इंडिया में कुछ कंपनीज ये मॉडल अडोप्ट कर रही हैं धीरे धीरे। फिर देखो एक और मॉडल हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो देखो एआई क्लस्टर के पास लगाए जा सकते हैं, जहाँ पे 4-5 फॉर एग्जांपल एआई वाली कंपनीज हैं, वहाँ पे आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है छोटे छोटे वो लगा दो। और बात यहाँ पे देखो सिर्फ एनर्जी की नहीं है, एआई के लिए ना बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भी चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चिप वगैरह है, कंप्यूटर्स हैं, वो चाहिए ना, तो उनके लिए चाहिए मिनरल्स जैसे देखो लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स। तो इनकी माइनिंग जब होती है तो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। और वैसे पानी का यूज़ भी एआई इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। डेटा सेंटर्स को कूल रखने के लिए गैलन्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल होता है, और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे टॉक्सिक एफ्लुएंट्स निकलते हैं, तो इन्वायरमेंट को बहुत कॉस्ट पहुंचता है ऐसी सिचुएशन में। राइटर बोलते हैं देखो एक तरफ इंडिया ने कमिट कर रखा है कि 2070 आते आते हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल करेंगे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया हब बनना चाहता है। तो जब इंडिया दोनों चीज़ें अचीव करना चाहता है तो एआई को रिन्यूएबल एनर्जी से इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यही पूरा आर्टिकल था क्लीन एआई से संबंधित। चलते हैं आगे, लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किया। हमने देखो इंडियन रेलवेज़ वाला आर्टिकल डिस्कस किया कि प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा होगा। आज रेलवेज़ की हालत बहुत खस्ता है, और चाइना में देखो रेलवे कितना आगे बढ़ गया है। हमने पास्ट में जब प्राइवेटाइजेशन किया है, चाहे एयरपोर्ट्स में, हाईवेज़ पे, तब फ़ायदा हुआ है। उसी प्रकार से जैसे टोल का पैसा लगता है ना हाईवेज़ पे, तो उसी प्रकार से रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ओन करे, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज अपनी रेल चलाएं वो सरकार को पैसा दे। इससे एफिशिएंसी भी आएगी, इनोवेशन आएगी, सब कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, टिकटों के जो दाम है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, ये भी राइटर ने बोला था। नेक्स्ट जो आर्टिकल था हमने आर्बिट्रेटर से संबंधित किया। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि हमारे देश में ना आर्बिट्रेशन जो सिस्टम है उसकी रेपुटेशन नहीं है, जबकि सिंगापुर में, हांगकांग में, लंदन में जो आर्बिट्रेटर हैं उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो राइटर बोलते हैं हमारे देश में यार आर्बिट्रेशन करने वाले रिटायर्ड जज होते हैं ज़्यादातर, तो वो कोर्ट की तरह फैसला देते हैं, उनका फैसला पुअरली रीजन्ड होता है, कोर्ट की तरह डिले होता है। तो इस वजह से ईजिली उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और महंगा भी है, कॉस्टली है इंडिया में आर्बिट्रेशन, तो इसलिए आते नहीं हैं आर्बिट्रेशन करवाने इंडिया में। तो इसलिए ना ट्रेन करो आप, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, लॉ एक्सपर्ट्स, उनको लेके आओ, उनकी रेगुलर वर्कशॉप्स आयोजित करवाओ, उनको ट्रेन करो। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के आर्बिट्रेटर्स हमारे देश में होंगे ना, तब जाके थोड़ी रेपुटेशन बनेगी। अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है आर्बिट्रेशन के मामले में। फिर हमने क्लीन एआई वाला आर्टिकल डिस्कस किया था कि एआई तो देखो बढ़ रहा है। आईएमएफ ने बोला एआई के डेवलपमेंट का फ़ायदा ज़्यादा है, इन्वायरमेंट को नुकसान कम है। लेकिन देखो हमने जैसे नेट जीरो कार्बन स्टेटस का वादा किया है 2070 से पहले, इसके अलावा इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनना चाहता है। तो देखो इंडिया को ना एआई के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना होगा। अब इसके लिए एक तो देखो ऑप्शन ये है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं कैप्टिव रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश करें, मतलब जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है वहीं पे, मतलब कंपनी का वेयर हाउस है, डेटा सेंटर है, उसी के पास में रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्लांट भी है। या फिर वो एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाले न्यूक्लियर जो प्लांट है वो भी इस्टाब्लिश किए जा सकते हैं जगह जगह पे। लेकिन इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, क्लीन एआई ज़रूरी है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। ये क्वेश्चन है आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम से संबंधित जो आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।